हाँ जी, शुरू करते हैं। मेवाड़ के गुहिल वंश के बाद में गुहिल वंश ने जहाँ राजस्थान के अन्य इलाकों में शासन किया, उन इलाकों के बारे में आज हम इस क्षेत्र को वागड़ के नाम से जानते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे डूंगरपुर के गुहिल वंश के बारे में। डूंगरपुर के गुहिल वंश का संस्थापक था सामंत सिंह। ये 1178 एडी में इस क्षेत्र पर आया और यहाँ शासन करना शुरू किया था। ये कीतू चौहान से हारकर इस इलाके में आया था, क्योंकि अपने मूल क्षेत्र से ये अपदस्थ कर दिया गया था। इसने यहाँ आकर बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाई। जैसा कि गुजरात के अजयपाल को इसने हराया था, तो अजयपाल सोलंकी के ही वंशज भीम सेकंड से इसका मुकाबला होता है और इसे एक बार पुनः यहाँ से भी हारकर अपना क्षेत्र त्यागना पड़ता है, डूंगरपुर छोड़ देता है। कहते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में ये पृथ्वीराज थर्ड के साथ था और वहाँ उसी युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त होता है। जब भीम सेकंड ने इसको निष्कासित किया तो यहाँ पर इस क्षेत्र पर कुछ समय के लिए विजयपाल गुहिल को यहाँ का शासक नियुक्त किया। होता क्या है, इसी सामंत सिंह का एक वंशज होता है जयंत सिंह। उसने इस क्षेत्र में विजयपाल गुहिल को अपदस्थ करके और इस क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। आगे चलते हैं। जयंत सिंह के बाद में इस इलाके में क्रमशः सिंहड़देव, विजय सिंह, देवपाल ये शासक बनते हैं। ये तीनों ही भीलों से, और जैसा कि इस क्षेत्र पर पहले परमारों का शासन चलता था, तो परमारों से और भीलों से इनका संघर्ष होता रहता है और इसमें इनको थोड़ी विजय भी प्राप्त होती है। देवपाल के बाद में आता है वीर सिंह। वीर सिंह का मुकाबला होता है डूंगरिया भील से और इसमें वीर सिंह डूंगरिया भील को हरा देता है। आगे वीर सिंह के बाद में बछुंड और फिर आते हैं डूंगर सिंह। डूंगर सिंह ने डूंगरपुर कस्बा बसाया था और ये 1358 ईस्वी में बसाया और इसको बसाकर इसे अपनी राजधानी बना लिया। यानी अब राजधानी बड़ौदा नहीं होकर के क्या है, डूंगरपुर हो गई। डूंगर सिंह के बाद में करम सिंह आते हैं और करम सिंह के बाद में कानड़ देव शासक बनते हैं। ये कानड़ देव ने एक काम किया, डूंगरपुर जो शहर था जो डूंगर सिंह ने बसाया था, तो इसके दरवाजे जिन्हें कानड़ पोल के नाम से जानते हैं, वो कानड़ पोल कानड़ देव ने लगवाए। आगे बात करते हैं कानड़ देव के बाद में। अब एक पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट। देखो, ये सभी शासक आहड़ से संबंधित थे, इसलिए इन शासकों को अहेड़िया कहते हैं। हाँ, तो कानड़ देव के बाद में आते हैं प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, जिनको पाता रावल के नाम से भी जाना जाता है, इसने पाथेला तालाब बनवाया था अपने नाम से ही पातेला द्वार बनाया और प्रतापपुर नामक कस्बा भी इसने बसाया। प्रताप सिंह के बाद में आता है गोपी सिंह। गोपी सिंह का मुकाबला गुजरात के जो भीमदेव सेकंड थे, तो उन्हीं के स्थान पर, सोलंकियों के स्थान पर जब मुस्लिम शासन की स्थापना वहाँ हो चुकी थी, तो वहाँ के अहमद शाह नामक शासक था, अहमद शाह गुजराती। तो गोपीनाथ के समय अहमद शाह गुजराती ने गोपीनाथ को दबाव में लाकर इससे कर वसूला। बाद में महाराणा कुंभा की हेल्प से गोपीनाथ को अहमद शाह गुजराती के इस कर से और इस गुलामी से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। गोपीनाथ ने अपने शांति काल में सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और डूंगरपुर में गेप सागर तालाब का भी निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं। गोपीनाथ के बाद में आते हैं सोमदास। सोमदास ने कटारा के पहाड़ी भाग को जीता। इसने महमूद खिलजी को, जो मालवा का शासक था, उससे इसका मुकाबला होता है और उसमें ये हार जाता है सोमदास। अगला है गंगादास। गंगादास की बात करें तो इसको गांगेय व गांगा भी कहा जाता था। हाँ, इसका मुकाबला होता है अपने निकटतम गुजराती बॉर्डर पर जो ईडर राज्य था, तो ईडर के राजा भाण से इसका मुकाबला होता है और इसने भाण को हरा दिया। ऐसा डूंगरपुर का एक अभिलेख है, वनेश्वर लेख जिसे कहते हैं, उसमें इस बात का उल्लेख है। तो ये गंगादास ने भाण से मुकाबला किया था। अगला है उदय सिंह। उदय सिंह, देखो ध्यान से, उदय सिंह इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया कि अपने वागड़ राज्य को दो भागों में बांट दिया। एक माही नदी के पश्चिम वाला भाग जिसे हम डूंगरपुर कहते हैं, और एक माही नदी के पूर्वी वाला भाग जिसे बांसवाड़ा कहते हैं। तो इसने ये दोनों इलाके अपने पुत्रों को दे दिए। बड़े पुत्र पृथ्वीराज को इसने दे दिया
डूंगरपुर वाला भाग, और बांसवाड़ा वाला भाग दे दिया इसने जगमाल को। तो जगमाल को ही बांसवाड़ा के गुहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है। आगे हम यहीं से शुरुआत करेंगे, डायरेक्ट संस्थापक बोलेंगे, आप समझ जाना यही कहानी है। हाँ, ये उदय सिंह 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा की तरफ से इसने भाग लिया और ये युद्ध में मारा गया। और इस युद्ध में इसके साथ इसका दूसरा बेटा जगमाल, जो बांसवाड़ा का संस्थापक बना था बाद में, वो भी घायल हो गया था। बाद में जैसा कि हम बात कर रहे हैं, यहीं से दोनों पुत्रों में राज्य बढ़ जाता है। तो उदय सिंह के बाद में पृथ्वीराज आते हैं और पृथ्वीराज के बाद में आस्करण शासन करने आता है। 1577 में मुगल अधीनता आस्करण ने स्वीकार कर ली। जिस समय अकबर महाराणा प्रताप से संघर्ष कर रहे थे उस समय अकबर की इसने गुलामी या दास्ता स्वीकार कर लिया आस्करण ने, और इस बात से महाराणा प्रताप नाराज हुए और 1578 में आस्करण के खिलाफ महाराणा प्रताप ने अटैक शुरू कर दिया था और आक्रमण हुआ और उसमें आस्करण भाग गया। आस्करण के बाद में शेषमल या सहसमल दोनों नाम मिलते हैं पुस्तकों में। तो ये शासक बनते हैं डूंगरपुर के, और इसका बांसवाड़ा से मुकाबला होता है, यानी अपने बांधव जनों या भाई बंधुओं से ही, जो गुहिल वंशी है बांसवाड़ा में भी, तो उनसे सहसमल का मुकाबला होता है और इसमें ये हार जाता है। सहसमल के बाद में करम सिंह शासन करते हैं। करम सिंह के बाद में आता है पुंजराज। पुंजराज के लिए एक महत्वपूर्ण बात इसके संदर्भ में कि इसका मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के साथ इसका युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, और इसमें ये डूंगरपुर छोड़ के पहाड़ों में भाग गया। हाँ, शांति काल में इसने गेप सागर, जो डूंगरपुर की पाड़ है, डूंगरपुर में जो तालाब है गेप सागर, उसकी पाल पर इसने गोवर्धन नाथ जी का मंदिर बनवाया था पुंजराज ने। अगले हैं राम सिंह। राम सिंह के बारे में बात करें तो इनका भी जैसा कि निरंतर मेवाड़ के महाराणाओं के साथ इनके संघर्ष चलते रहते थे, तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के साथ राम सिंह का युद्ध हुआ और इसने संग्राम सिंह द्वितीय को, यानी सांगा द्वितीय को, सैन्य खर्च देकर हाथाजोड़ी कर ली, संधि कर लिया। 1728 में राम सिंह के समय में ही बाजीराव फर्स्ट इसको खिराज देना पड़ा था, यानी राजस्व देना पड़ा राम सिंह को, चौथ वगैरह जो मराठे वसूल करते थे वो देना पड़ा। अगली शिव सिंह। शिव सिंह के बारे में 1735 ईस्वी में बाजीराव फर्स्ट, जो राम सिंह से तो केवल खिराज ही लिया था, लेकिन शिव सिंह के समय में बाजीराव फर्स्ट क्या करते हैं, डूंगरपुर आते हैं और बाजीराव फर्स्ट ने शिव सिंह से 3 लाख रुपए वसूले। 1746 में बाजीराव फर्स्ट के अलावा मल्हारराव होलकर, जो मराठा सरदार था इंदौर वाला, उसने भी इससे धन वसूला शिव सिंह से। तो दोनों ने धन वसूला है शिव सिंह से, बाजीराव फर्स्ट ने और मल्हारराव होलकर ने। शिव सिंह के बाद में आते हैं फतेह सिंह, और इसके समय में डूंगरपुर का पराभव काल शुरू हो जाता है। फतेह सिंह नाम का उल्टा काम है, देखो ध्यान से। इसके समय में महाराणा भीम सिंह के साथ इसका युद्ध होता है, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के साथ। तो भीम सिंह वही है कृष्णा कुमारी के पिता। तो भीम सिंह से यह हार जाता है और 3 लाख रुपए देकर इसने संधि की, और 2 बार इसका भीम सिंह से मुकाबला होता है, 94 में और 99 में। 1805 में दौलतराव सिंधिया, जो मराठा सरदार था सिंधिया, तो दौलतराव सिंधिया का सेनापति था सदाशिव राव, तो उसने 2 लाख रुपए यहाँ से वसूले और फतेह सिंह ने उसके साथ संधि कर ली। अच्छा, ये 2 लाख रुपए फतेह सिंह ने क्या किया था, जबरदस्ती डूंगरपुर के जो ब्राह्मण समाज के, जो नागर जाति के ब्राह्मण थे, उनसे जबरन ये राशि वसूली थी। तो बाद में ये नागर ब्राह्मण नाराज होकर डूंगरपुर को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार महाराणा फतेह सिंह का काल आपको याद हो जाना चाहिए कि नागर ब्राह्मणों ने जबरन कर वसूली के कारण डूंगरपुर को छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। जसवंत सिंह द्वितीय 1808 से 1845 ईस्वी तक इसने डूंगरपुर पर शासन किया। इसके समय में सिंध का आक्रमणकारी, जिसका नाम था खुदा दाद खां, उसने डूंगरपुर हमला किया और इस दाद खां के हमले के भय से जसवंत सिंह पहाड़ों में भाग गया। बाद में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी 11 दिसंबर 1818 को, जो 1818 वाली संधि राजस्थान के सभी राजाओं ने की थी, और ये संधि इसने सर जॉन मालकम के साथ की थी। जसवंत सिंह के बाद में दलपत सिंह शासक बनते हैं। 1825 से 1845 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है डूंगरपुर पर। दरअसल होता क्या है, 1825 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, जसवंत सिंह से संधि कर लेती है और जसवंत सिंह की जगह इसके पुत्र दलपत सिंह को शासक बना देती है। दलपत सिंह के बाद में उदय सिंह सेकंड। हाँ, ये सावली ठाकुर का पुत्र था, लिखा हुआ देख रहे हैं आप।
ये नाबालिग था और नाबालिगों की जगह क्या करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, या तो रीजेंसी काउंसिल को शासन दे देती थी या क्या कई बार अपने खुद के प्रशासक नियुक्त कर देती थी। तो उदय सिंह के बारे में यही हुआ कि वो नाबालिग था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सफदर हुसैन नामक व्यक्ति को अपना शासन कार्य, डूंगरपुर का शासन कार्य सौंप दिया और ये कार्य इसने 1858 ईस्वी तक संभाला। 1858 ईस्वी के बाद में उदय सिंह बालिग हो गया तो इसको शासन कार्य सौंप दिया गया। तो देखो अब 1858 से पहले 1857 क्रांति के समय ये अंग्रेज भक्त बना रहा। तो सीधी सी बात है, ये तो खुद नाबालिग था, तो इसकी जगह कौन, सफदर हुसैन ही अंग्रेजों के प्रति अंग्रेज भक्त बना रहा। लेकिन शासन इसका पढ़ रहे हैं अपन शासनकाल, तो इसी के बारे में लिखा हुआ है किताबों में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में 1857 की अंग्रेजी मदद से खुश होकर गोद लेने की इसको स्वीकृति दे दी। हाँ, लिट्टन के दिल्ली दरबार में कई राजस्थान के महाराजाओं ने भाग लिया था, कईयों ने नहीं लिया था, लेकिन धर्म यात्रा के कारण ये उस दरबार में भाग नहीं ले पाया। इसके समय में डूंगरपुर में पहली जनगणना हुई, वही 1881 वाली। हाँ, डूंगरपुर में उदय सिंह को इसलिए भी याद किया जाता है कि इसने सती प्रथा और कन्या वध पर रोक लगा दी। ये एक अच्छा काम है। तो उदय सिंह को सती प्रथा और कन्या वध पर डूंगरपुर में रोक लगाई थी उदय सिंह द्वितीय ने। आगे बात करते हैं, अगला शासक है विजय सिंह। ये 1898 से 1918 ईस्वी तक ये भी नाबालिग था। तो शासन प्रबंध इस बार सफदर हुसैन जैसे किसी व्यक्ति को नहीं सौंपकर रीजेंसी काउंसिल को सौंपा गया और 1909 ईस्वी तक रीजेंसी काउंसिल ने शासन संभाला। यानी ये केवल 9 वर्ष शासन कार्य इसने किया था विजय सिंह ने। हाँ, इसने एक अच्छा काम किया। इसने क्या किया कि जनता को कर्ज देने के लिए, जनता को कर्ज से उभारने के लिए इसने राम लक्ष्मण बैंक खोला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, राम लक्ष्मण बैंक किसने खोला था, डूंगरपुर के शासक विजय सिंह ने। इसने दिल्ली दरबार में भाग लिया था, जिस दरबार से महाराणा फतेहमल मेवाड़ वाले वापस लौट आए थे ना, उसी दरबार में इसने भाग लिया। और इसने BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की मदद के लिए 10,000 रुपये दान में दिए थे। और साथ ही जब BHU का शिलान्यास हुआ उस समय ये वहाँ मौजूद था, वहाँ प्रेजेंट रहा। विजय सिंह के बाद में अगले शासक आते हैं लक्ष्मण सिंह, 1918 से लेकर 1948 तक। ये अंतिम शासक थे डूंगरपुर के गोहिल वंश के। लेकिन विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह दोनों ही एक कॉमन बात रखते हैं कि दोनों की एजुकेशन कहाँ से हुई थी, मेयो कॉलेज अजमेर से हुई थी। हाँ, लक्ष्मण सिंह को लेकर ये अंतिम डूंगरपुर नरेश थे। देखो, ये कुछ सभाओं के सदस्य थे, तो इसमें 3 पॉइंट बना रखे मैंने, ध्यान से देखना। एक, नरेंद्र मंडल जब से बना था 1921 से, तो तब से लेकर ये अगले 20 वर्ष तक इसकी स्थायी समिति के सदस्य थे। हाँ, एक क्रिप्स मिशन जो स्टैफोर्ड क्रिप्स आया था, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन से मिलने के लिए जो नरेंद्र मंडल ने जो समिति गठित की थी, तो उसमें भी ये एक सदस्य थे। तो नरेंद्र मंडल वाली समिति जो क्रिप्स से मिलने गई थी उसमें, और परमानेंट कमेटी में भी ये 20 साल तक। इसके अलावा जब भारतीय संविधान बनकर संविधान सभा भारतीय संविधान बनाकर तैयार करी थी, तो भारतीय संविधान सभा के भी एक सदस्य के रूप में महाराणा लक्ष्मण सिंह उसके सदस्य थे। ध्यान रहे, जब बाद में संयुक्त राजस्थान में डूंगरपुर का विलय हो गया और संयुक्त राजस्थान बना, तो संयुक्त राजस्थान के पहले उपराज प्रमुख इनको बनाया गया। तो ये थे महारावल लक्ष्मण सिंह, जो डूंगरपुर के अंतिम महारावल थे, अंतिम गुहिल शासक थे। बात करते हैं आगे, डूंगरपुर के बाद में हम बढ़ने जा रहे हैं अब बांसवाड़ा के बारे में। अब हम बात करेंगे बांसवाड़ा के गुहिल वंश की। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, उदय सिंह ने अपने दोनों पुत्रों के बीच में राज्य को बांट दिया था। तो जगमाल को पूर्वी भाग सौंपा गया था, जिसे बांसवाड़ा कहते हैं। तो जगमाल बांसवाड़ा के गुहिल वंश का संस्थापक था। जगमाल के बाद में जय सिंह शासक बनते हैं, उसके बाद में प्रताप सिंह शासक बनते हैं। इस प्रताप सिंह के लिए एक बात यह है कि जहां एक ओर तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप अकबर से विरोध कर रहे थे और स्वाभिमान के प्रतीक बने हुए थे, वहीं दूसरी ओर उन्हीं का नाम राशि और उन्हीं का वंशज या उन्हीं का गोत्री भाई, जाति भाई कह दो, गोयल वंश का ही है ये भी, और ये भी प्रताप सिंह ये बांसवाड़ा वाला। तो इसने अकबर से अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली इसने 1576 में। तो ये प्रताप सिंह बांसवाड़ा वाले हैं, और वो प्रताप सिंह महाराणा प्रताप जिनको कहते हैं वो मेवाड़ वाले हैं। प्रताप सिंह के बाद में मान सिंह, मान सिंह के बाद में उग्रसेन, और उग्रसेन के बाद में समर सिंह यहाँ के शासक बनते हैं बांसवाड़ा के। ये एक क्रम याद रख ले, कई परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि इनको
एक तो इनके कालक्रमानुसार जमाने को पूछ लिया जाता है और इस प्रकार के कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं कई बार। हाँ, समर सिंह को लेकर एक बात ध्यान से देखना। 1617 में समर सिंह क्या करता है कि मांडू, जो मालवा की राजधानी थे मांडू, तो मांडू में जहांगीर से मिलता है, ये मुगल बादशाह जहांगीर से मिलता है और बांसवाड़ा को ये मेवाड़ से स्वतंत्र करा लेता है। दरअसल होता क्या है कि 1615 में जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी अमर सिंह और जहांगीर के बीच में, तो इस संधि में बांसवाड़ा को मेवाड़ी भाग माना गया था, तो इससे ये स्वतंत्र करा लेता है समर सिंह जहांगीर से मिलकर 1617 में। और इसी बात को लेकर, इस संधि को लेकर ही बांसवाड़ा और मेवाड़ के बीच में कई वर्षों तक युद्ध चले। ये वर्षों का एक टेबल आप देख सकते हैं। तो इन वर्षों में बांसवाड़ा और मेवाड़ के बीच में संघर्ष हुए थे। हाँ, अब देखो क्या होता है। अगले शासक बनकर आते हैं कुशल सिंह। दरअसल औरंगजेब क्या करता है कि प्रारंभ में जो समर सिंह और जहांगीर के बीच में जो समझौता हुआ था और जिसके तहत बांसवाड़ा को स्वतंत्र राज्य माना गया था, इस समझौते को ये उलट देता है औरंगजेब। दरअसल होता क्या है कि मुगल मेवाड़ संघर्ष चल रहा था और मुगल मेवाड़ संघर्ष 1679 से 1681, यानी वही राज सिंह सिसोदिया की मृत्यु 1680 में हुई थी और उसके बाद में जयसिंह बना था। जयसिंह भी परेशान था इस संघर्ष से और औरंगजेब भी, बाद में संधि भी हो गई थी। तो इस मेवाड़ मुगल संघर्ष के कारण औरंगजेब मेवाड़ को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए कुशल सिंह के नाम पुनः फरमान जारी कर देता है और औरंगजेब वापस वही समर सिंह और जहांगीर वाले समझौते को पहले तो उलट दिया, लेकिन बाद में इसी समझौते को खरा रखते हुए इसने बांसवाड़ा को स्वतंत्र माना। कुशल सिंह के बाद में विशन सिंह आते हैं। विशन सिंह के समय में क्या होता है, मराठों को खिराज देना पड़ा इसको, विशन सिंह को। दरअसल पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने इसको ऐसा करने के लिए एक लेटर लिखा था और इसको कहा गया कि आधा खिराज तो तू उदाजी पवार को दे दे। उदाजी पवार जो धार राज्य के संस्थापक थे, निकटवर्ती गुजरात बॉर्डर पर धार राज्य था, तो धार राज्य के जो संस्थापक थे उदाजी पवार को दे दो आधा खिराज तो, और आधा जो इंदौर का जो मराठा सरदार था मल्हार राव होलकर, तो मल्हार राव होलकर को दे दो। तो इस प्रकार से बांसवाड़ा के पूरे खिराज को दो भागों में बांट दिया, आधा तो उदाजी पवार को और आधा मल्हार राव होलकर को। ये बिशन सिंह के काल की बात हम पढ़ रहे हैं। अगला शासक बांसवाड़ा का उमेद सिंह ये क्या करता है कि कैप्टन जेम्स कोलफील्ड के साथ ये वही 1818 वाली संधि कर लेता है। जो मालकम का एक दूत था जेम्स कोलफील्ड, तो इसके साथ ये 1818 वाली संधि कर लेता है और इस संधि के साथ ही इसने ये भी स्वीकार कर लिया कि जो मैं उदाजी पवार को हमारे पूर्वज जो खिराज देते आ रहे हैं, जो विशन सिंह के समय से चल रहा है, तो ये खिराज हम धार को नहीं दे करके हम ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे, और इस बात पर भी सहमति बन जाती है। तो इस प्रकार से उमेद सिंह का काल खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। बाद में आते हैं मारावल भवानी सिंह। 1819 से 1838 तक इनका शासनकाल रहता है। भवानी सिंह के बाद में बहादुर सिंह बनते हैं 38 से 44 तक, और इसके बाद में आते हैं मारावल लक्ष्मण सिंह। ये बांसवाड़ा वाले लक्ष्मण सिंह है, डोंगरपुर वाले नहीं। लक्ष्मण सिंह 1844 से 1905। इनके समय के महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे लक्ष्मण सिंह के समय के, तो वो देखें। सबसे पहले इसके शासनकाल में 1869 ईस्वी में कुशलगढ़ नामक ठिकाना स्वतंत्र राज्य बन गया था। तो देखो लक्ष्मण सिंह के समय में कुशलगढ़ स्वतंत्र हो गया। दूसरा, इसका डूंगरपुर के साथ संघर्ष हुआ, और वो ये संघर्ष क्यों हुआ, बाणेश्वर जो बेनेश्वर टेम्पल है, बेनेश्वर जो मंदिर है, वो बेनेश्वर मंदिर की भूमि को लेकर इसका निकटवर्ती राज्य डूंगरपुर के साथ विवाद हो गया। दोनों राज्यों की ये मांग थी कि बेनेश्वर मंदिर की भूमि हमारे राज्य में है। बाद में मैकेंजी जो अंग्रेज कैप्टन थे मैकेंजी, तो मैकेंजी मीडिएटर बनते हैं और ये सलाह होती है कि ये भूमि डूंगरपुर राज्य को परमानेंट दे दी जाए। तो ये भी बांसवाड़ा के लिए एक प्रकार से शर्मनाक बात थी लक्ष्मण सिंह के लिए। बाद में 1857 की क्रांति के समय ये अंग्रेज भक्त बना रहा, क्योंकि इसका शासनकाल 1857 के बीच में पड़ रहा है और अन्य शासकों की भांति ये भी अंग्रेज भक्त था। 1899 से 1900 एडी के बीच में इसके शासनकाल में अकाल पड़ता है, और इसके शासन से प्रभावित होकर, मतलब शासन से अप्रसन्न होकर, यानी अंग्रेज इससे संतुष्ट नहीं थे, असंतुष्ट होकर इसके शासन के सभी अधिकार पॉलिटिकल एजेंट को सौंप देते हैं। तो ये लक्ष्मण सिंह की बात थी। आगे है मारावल शंभू सिंह।
शंभू सिंह भी अपने पूर्वज की भांति वही अयोग्य और असक्षम था, इसलिए पॉलिटिकल एजेंट का रूल डूंगरपुर पर जारी रहता है। अगले हैं बांसवाड़ा पर जारी रहता है। अगले हैं मारावल पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह का शासनकाल 1913 से 1944 ईस्वी। ये भी मेयो कॉलेज के स्टूडेंट थे। हाँ, मानगढ़ पहाड़ी से गोविंद गुरु को ये गिरफ्तार करते हैं। तो ये मारावल पृथ्वी सिंह के काल में ही गोविंद गुरु थे, ये ध्यान रखना। आगे हम जब जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे तो गोविंद गुरु के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इनके बारे में एक और चीज़ है, गोविंद गुरु को गिरफ्तार करने के अलावा मारावल पृथ्वी सिंह के बारे में, इन्होंने बांसवाड़ा के जितने भी भवन थे जिनका निर्माण पहले हुआ या इनके काल में हुआ, उनका नाम इन्होंने बदलकर अंग्रेजों के नाम पर रख दिया। देखो, सबसे पहले किंग जॉर्ज फिफ्थ स्कूल, ये बांसवाड़ा में थी। एडवर्ड धर्मशाला, इसका निर्माण हुआ, ये भी अंग्रेजों के नाम पर। कोलविन भी अंग्रेज नाम है। कोलविन म्यूनिसिपल हॉल, देखो, किंग जॉर्ज फिफ्थ, एडवर्ड स्कूल, कोलविन म्यूनिसिपल हॉल और वाइली ब्रिज। ये वाइली ब्रिज कागदी नदी पर बनाया गया था। हाँ जी, पृथ्वी सिंह के बाद में आते हैं मारावल चंद्रवीर सिंह, 1944 से 1948। ये अंतिम शासक थे इस वंश के, और इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय एक प्रसिद्ध कोटेशन इनका मिलता है। इन्होंने कहा था, जब ये संयुक्त राजस्थान में विलय हो रहा था अपने राज्य का, तब इन्होंने कहा, मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से बांसवाड़ा के डूंगरपुर का भी बांसवाड़ा के गुहिल वंश का भी पतन हो जाता है, और गुहिल वंश की जगह वर्तमान राजस्थान में इसका विलय हो जाता है। आगे चलते हैं। हाँ, बस वो याद रखना कि डेथ वारंट वाली बात किसने बोली थी, कि मैं राजस्थान में विलय के समय मैं अपने डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूँ। तो ये चंद्रवीर सिंह थे बांसवाड़ा वाले। अब आगे बढ़ते हैं, प्रतापगढ़ के गुहिल वंश के बारे में पढ़ते हैं। ये अंतिम है, आज के टॉपिक का अंतिम लेसन चल रहा है, अंतिम टॉपिक ही मानो आप। हाँ जी, इस वंश का संस्थापक था, और या यूँ कह दो कि इस वंश का, प्रतापगढ़ के गुहिल वंश का प्रारंभ या इस वंश का संस्थापक शेम सिंह से माना जाता है। शेम सिंह दरअसल महाराणा मोक्कल का दूसरा पुत्र था। मोक्कल वही महाराणा कुंभा के पिताजी। दरअसल क्या होता है कि मोक्कल का दूसरा पुत्र यानी शेम सिंह से बड़ा था महाराणा कुंभा, और कुंभा शेम सिंह को छोटी सी जागीर देता है। इससे ये नाराज होता है, और समय देखकर, मौका ताका देखकर ये निकटवर्ती सादड़ी क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। इससे क्या होता है कि कुंभा, जो कि उस समय के सबसे ताकतवर शासक माने गए थे, पूरे राजस्थान के नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में उस समय इनकी ख्याति थी, तो कुंभा ने सादड़ी अपने भाई से, शेम सिंह से पुनः छीन ली। बाद में कुंभा की मृत्यु के बाद में कुछ वर्ष तक, 1469 से 1473 तक ऊधा का काल शुरू होता है मेवाड़ में। बाद में इस पर बिजली गिर जाती है और ये मर जाता है, ऐसा इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो ऊधा के काल में, क्योंकि ऊधा अयोग्य शासक था, तो ऊधा काल में शेम सिंह वापस से सादड़ी जीत लेता है। लेकिन रायमल क्या करते हैं, इससे वापस ये सादड़ी छीन लेते हैं। ये प्रतापगढ़ वाली सादड़ी है, पाली वाली नहीं, जिसे हम छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी ये कहते हैं ना, तीनों अलग अलग जिलों में है, आज देख लेना आप, है ना। तो ये सादड़ी प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं अपन। बाद में क्या करता है, रायमल भी इससे वापस सादड़ी छीन लेता है। अब ये परेशान होकर महाराणा कुंभा के दुश्मनों से मिल जाता है, यानी वही महाराणाओं के दुश्मन जो महमूद खिलजी थे, मालवा वाला, तो उसकी शरण में चला जाता है। बाद में ये वहीं रहता है, लेकिन इसके वंशज भी उसी मालवा की सेवा करते हैं, और वंशजों की भिक्षावर्ती से यूँ मान लो कि सारे दिन हाथाजोड़ी करते रहते थे कि हमें भी कुछ दो। तो मालवा वाले जो ये खिलजी सुल्तान होते हैं, ये इसको मालवा का एक भाग दे देते हैं इसके वंशजों को। किसके? शेम सिंह के वंशजों को। और इस क्षेत्र को ही बाद में प्रतापगढ़ कहा गया, और यही क्षेत्र प्रतापगढ़ कहलाया। तो मालवा का ही एक भाग था प्रतापगढ़, और ये शेम सिंह से, इसका संस्थापक शेम सिंह को माना गया है, और शेम सिंह के वंशजों ने यहाँ पर शासन कार्य शुरू कर दिया था। ये कहानी हो चुकी है। हाँ, आगे आते हैं रावत सूरजमल। रावत सूरजमल क्या करते हैं, अपने आका जो मालवा नरेश थे, तो मालवा के राजा के साथ मिलकर ये मेवाड़ से इनका युद्ध होता है। मिलता कुछ नहीं है इनको भी, हार ही मिलती है। हाँ, एक बात और, सूरजमल ने देवलिया को अपनी राजधानी बनाई।
जो प्रतापगढ़ है उसके पास में देवलिया कस्बा, तो देवलिया को इसने राजधानी बनाई थी सूरजमल ने। देखो सूरजमल तो मेवाड़ के खिलाफ लड़ने आया, लेकिन इसका पुत्र जो मेवाड़ के साके हम पढ़ते हैं तो महाराणा सांगा की पत्नी कर्णावती, और जो फत्ता सिसोदिया वाला और फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर वाला जो साका हम देखते हैं, तो उसमें बाघ सिंह जो सूरजमल का ही पुत्र रहता है बाघ सिंह, लेकिन ये इस बार उल्टा ये मेवाड़ की तरफ से लड़ता है बाघ सिंह, और बहादुर शाह जो गुजरात का शासक रहता है उसके सामने लड़ते हैं, और ये 1534 में युद्ध होता है और इसमें बाघ सिंह लड़ते लड़ते मारा गया था। तो बताओ पिता तो कहाँ से लड़ रहे हैं, पिता तो मालवा की तरफ से, और पुत्र बाघ सिंह किसकी तरफ से लड़ रहे हैं, बाघ सिंह महाराणा सांगा के वंशजों की तरफ से लड़ रहे हैं, यानी मेवाड़ की ओर से लड़ रहे हैं। बाघ सिंह के बाद में रावत विक्रम सिंह आते हैं। हाँ, इसके समय में जहांगीर का जो प्रसिद्ध सेनापति था मावत खां, उसका जब जहांगीर से 1626 में जहांगीर के सामने वो विद्रोह करता है, तो वो विक्रम सिंह के यहाँ आकर शरण लेता है मावत खां। तो मावत खां को शरण किसने दी थी, प्रतापगढ़ वाले विक्रम सिंह ने। विक्रम सिंह के बाद में आते हैं रावत हरि सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल 1648 में इसको शाहजहां ने खिलत और हीरे जवाहरात देकर इसको राजा की उपाधि पदवी जैसे देकर यहाँ भेजा था। तो शाहजहां से खिल्लत प्राप्त की थी हरि सिंह ने। हाँ, ये मुगल सैनिक के रूप में शाहजहां मुराद के साथ, औरंगजेब का भाई था मुराद, यानी शाहजहां का पुत्र, सबसे छोटा पुत्र मुराद ही था, तो मुराद के साथ इसकी अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति थी। इसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त किया गया था हरि सिंह को। एक और बात, औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब भी शुरू में प्रतापगढ़ को मेवाड़ का ही भाग मानता था, वही 1615 वाली संधि के तहत। लेकिन कुछ समय बाद ये हरि सिंह को स्वतंत्र शासक मान लेता है, तो औरंगजेब ने ही हरि सिंह को प्रतापगढ़ का स्वतंत्र शासक बनाया था। आगे बढ़ते हैं। रावत गोपाल सिंह, देखो ये शांति प्रिय आदमी था, इसलिए इसने अपनी सभी समकालीन ताकतों, जिनमें मराठे भी थे, सवाई जयसिंह भी थे, मेवाड़ वाले भी थे, तो इन सबसे अच्छे संबंध बनाए रखे और अपने राज्य में शांति कायम रखी। बाद में इसी वंश में एक सालिम सिंह नामक शासक आता है, 1774 से 1844 तक, काफ़ी लंबा शासनकाल है। हाँ, तो इससे सालिम सिंह से एक तो होलकर वही इंदौर वाले ने धन वसूला इससे, दूसरा सिंधिया का सेनापति था जग्गू बापू, और उसने भी यहाँ आकर धन वसूला। तो होलकर और जग्गू बापू दोनों ने सालिम सिंह से धन वसूला था। तो इस प्रकार मराठों की लूटपाट से ये परेशान हो गया सालिम सिंह, और इसने 1804 में अंग्रेजों से संधि करने के लिए हाथाजोड़ी की, लेकिन अंग्रेजों ने इसके संधि के प्रयास को ठुकरा दिया, भाई हम तेरे से कोई संधि वंधि नहीं करेंगे। लेकिन बाद में ये हिम्मत नहीं आ रहा, और 5 अक्टूबर 1818 को इसका एक प्रतिनिधि रामचंद्र भाऊ, ये इसका प्रतिनिधि बनकर जाता है और कप्तान कोलफील्ड से मिलता है। वो मालकम का प्रतिनिधि था, ये मालकम का प्रतिनिधि था, तो इसके साथ संधि कर ली जाती है। तो ये 1818 वाली संधि इसने रामचंद्र भाऊ को भेजकर की थी। रावत सालिम सिंह 1818 वाली संधि करता है, ये ध्यान रखना। हाँ, एक और बात, जब राज्य में शांति स्थापित हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से, तो इसका पुत्र दीप सिंह को ये क्या करता है कि इसका पुत्र दीप सिंह उत्पात मचाता था। उत्पात मचाने के आरोप पर इसके पुत्र दीप सिंह को इसने इंग्लिश आर्मी की मदद से पकड़कर ग्वालियर के किले में नज़रबंद कर दिया था भाई। तो अपने बेटे दीप सिंह को नज़रबंद करने का नाम आरोप किस पर है, सालिम सिंह पर है। बाद में आते हैं रावत दलपत सिंह, 1844 से 64 तक। हाँ, ये 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज भक्त बना रहा। इनका शासनकाल वही 1857 की दोनों तरफ है ना, 44 से 64। तो 1857 क्रांति के समय प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह थे, ये याद रखें। बाद में देखो अंग्रेज इससे खुश होते हैं और इसको गोद लेने की अनुमति दे देते हैं, और साथ ही इसको 15 तोपों की सलामी के सम्मान से भी नवाजते हैं। दलपत सिंह के बाद में 64 से 90 तक प्रतापगढ़ पर शासन करते हैं रावत उदय सिंह। हाँ, उदय सिंह के बारे में फेमस चीज़ देखो, ये पहली बार देवलिया की जगह अब राजधानी क्या बनती है, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया, उदय सिंह ने। इन्हीं के समय में 1881 में, यानी उदय सिंह के समय में प्रतापगढ़ में पहली जनगणना हुई। 1881 वाली जनगणना किसके समय में हुई, उदय सिंह के समय में। आगे हैं रावत रघुनाथ सिंह,
देखो, रावत रघुनाथ सिंह का शासन पीरियड 1890 से 1929 है। सीता माता क्षेत्र जो प्रतापगढ़ में ही पड़ता है, अभी सीता माता अभ्यारण्य भी है। तो सीता माता क्षेत्र को लेकर मेवाड़ के साथ इनका संघर्ष शुरू होता है रघुनाथ सिंह का। लेकिन बाद में 1891 में पॉलिटिकल एजेंट इसमें मध्यस्थता करते हैं और सीता माता क्षेत्र को प्रतापगढ़ का अंग मानते हैं। तो प्रतापगढ़ को सौंप देते हैं, न कि मेवाड़ को। तो एक तो ये ध्यान रखना, रघुनाथ सिंह के समय सीता माता क्षेत्र को लेकर विवाद था। हाँ, दूसरी बात, 1904 में जहाँ प्रतापगढ़ में पहले सालिम शाही रुपए चल रहे थे, तो उन सालिम शाही रुपयों को बंद करके और कलदार का प्रचलन शुरू हो गया था। तो 1904 में कलदार मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। ये पूरे भारत में हो चुका था। राजस्थान की सभी रियासतों में 1904 के आसपास ही कलदार का चलन शुरू हुआ था। तो यहाँ रावत रघुनाथ सिंह शासन कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। रावत राम सिंह। रावत राम सिंह 1929 से 1948 और भारत 1947 में आज़ाद हो गया। तो आप ये समझ जाएं कि प्रतापगढ़ के अंतिम राजा थे। तो प्रतापगढ़ के अंतिम गुहिल राजा कौन? रावत राम सिंह। प्रतापगढ़ के अंतिम राजा कौन? राम सिंह। और इनको आधुनिक प्रतापगढ़ का निर्माता भी कहा जाता है। तो आज के प्रतापगढ़ का निर्माण यानी आधुनिक तरीके की बिल्डिंगें, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह बनाने का श्रेय, रोड वगैरह, रेलवे वेलवे, कुछ भी जो आधुनिकता की जो पहचान है, तो उसका श्रेय रावत राम सिंह को जाता है। साथियों, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आगे से आपको और भी अच्छे फ्लो के साथ अच्छे बेहतरीन नोट्स और बेहतरीन कंटेंट्स मिलेंगी। ऑथेंटिक बुक्स के साथ हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत।